हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की है, उसमें आज अपने क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5th करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अगर आप इन 40 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इससे बाहर आएगा, चाहे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर की फॉर्म में हो। तो आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना है। तो शुरू करते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की पुनः खोज कब हुई? मेंडल के जो लॉ थे वो रीडिस्कवर कब हुए? अपने जानते हैं कि मेंडल ने 1856 से लेकर 1863 तक पाइसम स्टाइवम जो है मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। और तब जब इसने ये काम किया था मेंडल ने, तब इसके काम को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, इतना ध्यान में नहीं आया लोगों के काम। लेकिन इसको जब 1900 के अंदर 1900 में रीडिस्कवर किया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा, तब ये लोगों के ध्यान में आए जो इसने संकरण के प्रयोग किए थे मेंडल ने मटर पर। उन साइंटिस्ट के क्या क्या नाम थे ये भी आगे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अपने को यहां पूछा गया है कि मेंडल के नियमों को रीडिस्कवर कब किया गया। तो ये किया गया था 1900 के अंदर, सन 1900 में रीडिस्कवर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास जो है वो है, अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय। तो अनुवांशिकी शब्द जो है ये डब्ल्यू बेटसन द्वारा दिया गया था। और ध्यान रहे, डब्ल्यू बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अपने जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये तो मेंडल को कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है, आधुनिक अनुवांशिकी का पिता जो है, ये डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है और इन्होंने ही जेनेटिक्स वर्ड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अभी बताया मैंने कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो 1856 से लेकर, क्योंकि 1863 तक सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट किए थे संकरण पर वो मेंडल ने किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास है, मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, मेंडल्स लॉ रीडिस्कवर्ड बाय। अभी अपने देखा था पहले ही क्वेश्चन कि 1900 के अंदर मेंडल के नियमों को पुनः खोजा गया था। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इनके नाम अपने को याद होने चाहिए। एक था ह्यूगो डी वरीज, दूसरा था कार्ल कॉरेंस, तीसरा था एरिक वॉन शेरमेक, और ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, ऑल ऑफ अबव। तो मेंडल के नियमों को रीडिस्कवर किया गया था इन 3 साइंटिस्ट के द्वारा। कब किया गया था? सन 1900 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल द्वारा चुने गए विपर्यासी लक्षण फली का रंग का प्रभावी गुण है। द डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पोड कलर इज। अपने जानते हैं कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो 7 कैरेक्टर को लेकर किया था, 7 कैरेक्टर को लेकर किया था। उसमें से एक कैरेक्टर जो है मटर का वो फली का रंग है, और इसका डोमिनेंट और रिसेसिव ये अपने को पता होना चाहिए सभी 7 कैरेक्टर का। लेकिन यहां अपने से पोड कलर का पूछा गया है, तो फली का रंग जो है इसका डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो ग्रीन होता है, जबकि इसका रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो येलो होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ग्रीन। ओके, आपको पूरे के पूरे जो 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, वो सातों के डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था, द मेन रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ मेंडल्स वाज दैट ही। देखो, ये नहीं था कि क्रॉस या संकरण पर इससे पहले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन मेंडल ही अपने इस काम में सफल क्यों हुआ? तो इसके कुछ रीजन थे। सबसे पहला जो रीजन था वो मटर के पौधे का चयन करना, सिलेक्टेड पी प्लांट। ये पहला कारण था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। दूसरा, मेंडल जब एक्सपेरिमेंट करता था तो वो एक बार में एक ही कैरेक्टर की स्टडी करता था, स्टडी 1 कैरेक्टर एट ए टाइम इन हाइब्रिड। ये दूसरा कारण था। और तीसरा, मेंडल जो है वो स्टैटिक्स का उसको बहुत अच्छा नॉलेज था, सांख्यिकी का। तो जितना भी वो एक्सपेरिमेंट करता था, हर एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड को अच्छी तरह से मेंटेन करता था। इसी कारण वो अपने जो काम में है वो सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। तो मेंडल की सफलता में ये तीनों कारण हो जाएंगे। तो ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटाइप पूछा गया है F2 जनरेशन के अंदर। तो अपने जानते हैं कि F2 जनरेशन के अंदर 3 प्लांट जो है वो अपने को लंबे प्राप्त होते हैं, जबकि एक पौधा जो है वो अपने को बौना प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 3:1, बी ऑप्शन।
ये जीनोटाइप और फिनोटाइप, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हो चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का हो, ये अपने को सारे याद होने चाहिए। बहुत ज्यादा चांस है कि इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आपको मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात है। अभी अपने से फिनोटाइप पूछा था, यहाँ जीन प्रारूप अनुपात पूछा है। जीनोटाइप क्या होता है? तो F2 जनरेशन के अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीन अनुपात जो है वो 1:2:1 होता है, क्योंकि अपने जानते हैं कि अपने को ऐसे प्लांट प्राप्त होते हैं, ये होमोजाइगस टॉल प्लांट है, ये हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, और एक अपने को होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट प्राप्त होता है। तो ये 1:2:1 इसका जीनोटाइप होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात है। अभी दोनों क्वेश्चन जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थे, अब अपने से डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप पूछा गया है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप प्राप्त हुआ था मेंडल को, वो 9:3:3:1 प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर अपने से जीनोटाइप पूछ ले कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल को जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। ये होता है 1:2:1:1:2:1:1 12:24:12:12 तो ये F2PD में जीनोटाइप प्राप्त होता है जब अपने से पूछा जाए कौन से क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मेंडल का एक संकर संकरण पर आधारित नियम नहीं है, विच मेंडल्स लॉ नॉट बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो दो तरीके को अपने पढ़ने इस चैप्टर में। एक अपने को मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाले पढ़ने हैं, एक संकर संकरण जिसमें मेंडल ने एक ही टाइम में सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, एक ही कैरेक्टर की स्टडी की थी, उसको अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रखते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, और एक अपने को पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जिसके अंदर मेंडल ने एक टाइम में दो कैरेक्टर की स्टडी की थी, दो लक्षणों का अध्ययन किया था। तो अपने से यहां पूछा गया है कि कौन सा एक संकर पर आधारित नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अपने से डाई हाइब्रिड वाला पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है मेंडल का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर रिलेटेड है। ठीक है, जबकि ये दोनों जो हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों के दोनों एकल संकर संकरण पर आधारित हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अपने पास डी हो जाएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र नाम दिया, क्रोमोसोम टर्म गिवन बाई। क्रोमोसोम टर्म जो है ये वॉल्डेयर ने दिया था। ठीक है, क्रोमोसोम टर्म जो है 1888 के अंदर, 1888 के अंदर वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है, द ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम इज। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी जो होती है उसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 2n+1 बराबर कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। ठीक है, वैसे ह्यूमन के अंदर गुणसूत्र जो है वो 2n=46 होते हैं, लेकिन क्योंकि ये 21वां जोड़ी गुणसूत्र है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 47 हो जाते हैं और इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास है, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है, द ट्राइसोमी ऑफ द 18th क्रोमोसोम। अभी अपने देखा था 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी जो है उसको तो डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, लेकिन 18वें गुणसूत्र में जब एक पेयर की जगह 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 47 हो जाते हैं, इसे कहा जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, इस रोग को कहा जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास जो है, ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 2n=8 होती है, तो इसका ऑप्शन अपने पास ए हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स फाउंड इन मैन आर। ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम जो है वो 2n=46, 2n=46 होते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोसोम जो है ये ऑटोसोम होते हैं, जबकि 2 क्रोमोसोम जो हैं ये एलोसोम होते हैं या लैंगिक गुणसूत्र होते हैं।
जिसमें से मेल के अंदर तो ये एक्स वाई होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर ये एक्स एक्स होते हैं। तो यहाँ अपने से ये पूछा गया है कि ऑटोसोम का नंबर कितना है, तो ऑटोसोम का नंबर जो है वो 44 होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय न्यूमेरिकल चेंज इन एलोसोम, यानी लैंगिक जो गुणसूत्र है हमारे, जो 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम है, उनसे संबंधित इनमें से कौन सी बीमारी है? तो ये है टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि अपने अभी देखा था कि डाउन सिंड्रोम जो है ये 21वीं जोड़ी गुणसूत्र से संबंधित है, एडवर्ड जो है ये 18 पेयर क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और क्राइडू चैट सिंड्रोम जो होता है ये 5th नंबर क्रोमोसोम जो होता है उससे रिलेटेड होती है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम के अंदर फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 44 प्लस X0, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक कम रह जाता है, वो भी लैंगिक गुणसूत्र जो है वो कम रह जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 45 ही होते हैं, और ये किससे संबंधित है? ये एलोसोम से संबंधित बीमारी है टर्नर सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्त्री व वर्णांध पिता की संतान होगी, प्रोगेनी ऑफ नॉर्मल फीमेल एंड कलर ब्लाइंड फादर विल बी। तो अपने को ये पूछा गया है कि अगर कोई सामान्य स्त्री और वर्णांध पिता, यानी कि ऐसा फादर जिसको कलर ब्लाइंड डिजीज हो, उनकी जो प्रोगेनी है वो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अपने को इसके लिए ये देखना होगा कि सामान्य स्त्री का मतलब यहां पर है अपने से कि एक्स एक्स, ठीक है, और कलर ब्लाइंड एंड फादर का मतलब है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिजीज है हीमोफीलिया जो है, और कलर ब्लाइंड जो होती है, तो एक्स पर इसका क्रोमोसोम इसका सी एक्स पर लिखेंगे मेल में, और यहां हो जाएगा वाई। ठीक है, तो जब इनके गैमीट बनेंगे तो इसमें दो गैमीट बनेंगे दो तरह के, एक्स और एक्स, इसमें भी दो तरह के बनेंगे, एक्स सी और वाई। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो कैसी कैसी संतानें हो सकती हैं? तो पहला एक्स सी एक्स, ठीक है, दूसरे में अपने देखेंगे यहां आएगा एक्स वाई। अब इसका हिस्सा करवाएंगे तो यहां अपने मिलेगा एक्स सी एक्स, जब इसका हिस्सा करवाएंगे तो यहां मिलेगा एक्स वाई, यानी कि ये फीमेल है जो वाहक की तरह काम करेगी, वेक्टर की तरह काम करेगी, ये भी फीमेल है जो वाहक की तरह काम करेगी, जबकि मेल जो है वो दोनों कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे। इस प्रकार की जो संतानें हैं वो मिल सकती हैं जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा। तो अपने सभी ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सा इसको फॉलो करता है। सभी बच्चे सामान्य दृष्टि वाले एवं वाहक कोई नहीं, तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ तो फीमेल अपने को वेक्टर मिल रही है। लड़के जो हैं वो तो ब्लाइंड बॉय मिलेंगे लेकिन गर्ल्स नॉर्मल होंगी, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी, लड़कियां वाहक किंतु लड़के सामान्य, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। अपने देख रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो वाहक अपने को प्राप्त हो रही हैं और लड़के जो हैं वो अपने को सामान्य प्राप्त हो रहे हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 17 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था टर्नर सिंड्रोम के अंदर 44 प्लस X0 ऐसी कंडीशन होती है, तो एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 45 होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग लिंग सहलगन रोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्स लिंक्ड, यानी सेक्स क्रोमोसोम से एलोसोम से रिलेटेड कौन सी बीमारी है? तो इनमें से सेक्स लिंक्ड डिजीज जो है वो हीमोफीलिया है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है इसका जीन। तो ये डायरिया, एडवर्ड मंगोलिज्म, ये सारी की सारी जो हैं ये ऑटोसोमल डिजीज हैं। ऑटोसोमल मतलब हमारे कई गुणसूत्रों से संबंधित है, जबकि हीमोफीलिया जो है ये एक्स लिंक्ड डिजीज है या सेक्स लिंक्ड डिजीज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया से पीड़ित पिता व रोग की वाहक माता की संतान होगी। तो अभी अपने एक देखा था पीछे कलर ब्लाइंडनेस वाला, इसको भी वैसे ही करेंगे अपने। हीमोफीलिया से पीड़ित पिता, तो मैंने आपको बताया कि ये एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है हमारे जो लैंगिक गुणसूत्र हैं, तो पिता जो है वो XHY होगा जो रोगी होगा। रोग की वाहक माता, तो एक एक्स पर H और ये एक्स, इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो कैसी संतानें प्राप्त होंगी? तो अपने देख सकते हैं इनके गैमीट XH और Y हो जाएगा, और इसके जो दो गैमीट हैं वो XH और X हो जाएगा। ठीक है, फिर इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो ये आएगा अपने पास XH XH, ठीक है, ये आएगा XH X। इसका जब इससे क्रॉस होगा
तो ये आएगा XHY। जब इनका क्रॉस होगा तो ये आएगा XY। तो ये सामान्य नर भी मिल रहा है अपने को, ये अपने को रोगी नर भी मिल रहा है, यहाँ पर वाहक मादा भी मिल रही है और यहाँ पर रोगी मादा भी मिल रही है। तो अपने देख लेंगे ऑप्शन कैसा मिलेगा अपने को। आधे लड़के सामान्य किंतु आधे लड़के हीमोफिलिक। तो आधे लड़के सामान्य, आधे लड़के हीमोफिलिक, तो ये भी ऑप्शन एक तरीके से सही है। सभी लड़के हीमोफिलिक, ऐसा नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा अपना। सभी लड़कियां हीमोफिलिक, ये भी नहीं है, क्योंकि एक तो मादा वाहक की तरह काम कर रही है। आधी लड़कियां सामान्य व आधी लड़कियां रोगी, आधी लड़कियां सामान्य व आधी लड़कियां रोगी, तो ये भी ऑप्शन अपना गलत है, क्योंकि आधी लड़कियां जो हैं वो वाहक हैं और आधी लड़कियां जो हैं वो रोगी हैं। तो सही ऑप्शन जो है अपना ए होगा। जो बॉयज अपने को 2 मिले हैं इसके अंदर, वो आधे उनमें से हाफ जो है, यानी एक जो है वो सामान्य है जबकि एक जो है वो क्या है, रोगी है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अपने को ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि कौन सा ज्यादा सुइटेबल ऑप्शन मिल रहा है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जीनों का एक समूह सहलगनता दर्शाता है तब वे when linkage is found in a group of genes then they। लिंकेज का मतलब होता है कि वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ था मेंडल का तीसरा, उसी का अपवाद है लिंकेज। तो स्वतंत्र अपव्यूह नहीं दर्शाते वहां पर क्रोमोसोम या जीन जो होते हैं, तो कैन नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है आपके बोर्ड एग्जाम का, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास है, जीन विनिमय जिसके परिणाम स्वरूप उच्च जीवों में अनुवांशिक पुनः संयोजन होता है, निम्न में से किसके मध्य पाया जाता है। हेरिडिटरी रिकॉम्बिनेशन इज फाउंड इन हायर एनिमल्स एज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट अकर्स। यानी अपने से पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर किन किन के बीच में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो किसी भी एक बाइवेलेंट जो होता है क्रोमोसोम का, उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। यानी कि अगर ऐसा अपने पास ये क्रोमोसोम है, तो इनकी ये वाली और दूसरे क्रोमोसोम की ये वाली, है ना, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और ये क्रोमोसोम की भुजाएं जो हैं वो नॉन सिस्टर होती हैं, है ना। तो ये आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। किसी बाइवेलेंट की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास जो है वो है, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। ये रोग जो है ये भी हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके अंदर, और क्योंकि मैंने बोला कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड है, तो आपको ये कमेंट में बताना है मुझे कि कौन से नंबर क्रोमोसोम से संबंधित है इस एंजाइम का निर्माण होना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता, तो ये नहीं हो पाता फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम का। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 23 का। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो डिजीज है उसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम सिंथेसिस नहीं हो पाता। आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन से नंबर क्रोमोसोम से रिलेटेड है ये डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट। सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया जो है ये डिजीज भी ऑटोसोमल जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है, म्यूटेशन ऑफ द ऑटोसोमल जीन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन एसिड आ जाता है, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है उसमें। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया रोग जो है वो ऑटोसोमी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठा अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का स्थान ले लेता है। इन सिकल सेल एनीमिया हु टेक्स दी 6th अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो भी मैंने बताया था कि ग्लूटामिक एसिड की जगह जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसमें 6th नंबर पर कौन आ जाता है, वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनोटाइप IA, यानी ये ऐसे टाइप सही नहीं हुआ, ये इसको ऐसा लिखा जाएगा जीनोटाइप IA और यहाँ आएगा IB। ठीक है, वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाता है। इसका कारण क्या है। देखो मेंडल ने तो ये कहा था कि एक कैरेक्टर जो है वो प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो A होना चाहिए था, लेकिन ऐसे पर्सन जो होते हैं उनका ब्लड ग्रुप A भी होता है। इसका कारण कोडोमिनेंसी को माना जाता है, जो मेंडल के नियमों का अपवाद है। हिंदी में इसको आप लिख सकते हो सह प्रभाविता, यानी दोनों ही जो है वो अपना प्रभाव दिखाते हैं और इसी कारण ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा होता है, AB होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी एकल जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, यह घटना कहलाती है।
ओकेजनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट द फिनोमिना इज कॉल्ड। अपने जानते हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रभाव होता है एक जीन का एक लक्षण के लिए, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा इफेक्ट उत्पन्न करता है, तो इसको कहा जाता है प्लियोट्रोपी, बहुप्रभाविता। ठीक है, तो आपसे ये भी मैंने कहा था कि आपसे एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो आपसे ये पूछा जाए कि प्लियोट्रोपी किसे कहते हैं, व्हाट इज प्लियोट्रोपी, बहुप्रभाविता क्या है, तो यही जो क्वेश्चन है ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीन के एक या अधिक संभावित रूप जो क्रोमोसोम में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, वन ऑफ टू और मोर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ ए जीन दैट आर फाउंड एट द सेम प्लेस ऑन क्रोमोसोम, तो इनको एलील्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलील्स, या हिंदी में इनको युग्म विकल्पी कहते हैं। अब ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बताया, आपसे एग्जाम में ये भी तो पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एलील्स, युग्म विकल्पी क्या है, तो इसका ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो बी हो जाएगा। अगर वेरी शॉर्ट आंसर में ये पूछा जाता है कि व्हाट आर एलील्स, तो किसी जीन के एक या अधिक संभावित रूप जो क्रोमोसोम में एक ही लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं उनको एलील्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं द कैरेक्टर्स विच अपीयर इन द फर्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड, तो अपने जानते हैं कि वे सभी कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपीयर होते हैं उनको डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है, उनको प्रभावी लक्षण कहा जाता है। अप्रभावी लक्षण जो है वो या रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो अपने आप को F1 जनरेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं करते, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विषम युग्मजीव व्यक्तियों के बीच एकल संकर संकरण में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में प्राप्त शुद्ध समयुग्मजीव व्यक्तियों का प्रतिशत होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आया है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन विल बी। देखो, दो विषम युग्मजीव व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब जैसे मान लो अपने कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, मटर के प्लांट पर देखें अपने एकल संकर संकरण में F1 पीढ़ी में जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो अपने जानते हैं अपने को इस प्रकार के प्लांट प्राप्त होंगे। अपने पूरा करके देख लेते हैं इसको, इसके दो तरह के गैमीट, इसके दो तरह के गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, जब इनके बीच क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ अपने को प्राप्त होगा कैपिटल टी। ठीक है, जब इनके बीच क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ अपने को प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी। अपने से पूछा गया है प्योर होमोजाइगस, तो ये प्योर होमोजाइगस है, ये प्योर होमोजाइगस है, तो चार में से दो जो है वो प्योर होमोजाइगस है, जबकि दो जो है वो हेटेरोजाइगस है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, 50% ये अपने को प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परीक्षण संकर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस। देखो, टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब F1 जनरेशन जो होती है उसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है, जैसे टॉल तो है वो तो डोमिनेंट होता है, जबकि ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव होता है, तो F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ करवाया जाए, रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाया जाए, अप्रभावी जनक से करवाया जाए, तो F1 पीढ़ी के अंदर अपने को क्या प्राप्त होता है, हेटेरोजाइगस टॉल प्राप्त होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ये वाला जिसका क्रॉस इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात किसमें समान होता है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सिमिलर इन ए केस ऑफ, तो ये अपने को जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल एक जैसा प्राप्त होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के अंदर, क्योंकि अपने जानते हैं कि उसके अंदर अपने को जब अपने रेड पुष्प और व्हाइट पुष्प इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो अपने को F1 पीढ़ी के अंदर इस प्रकार का रेशो प्राप्त होता है, जिसमें से एक प्लांट जो है वो रेड फ्लावर वाला, दो जो हैं वो गुलाबी फ्लावर और एक जो है वो व्हाइट फ्लावर वाले पादप प्राप्त होते हैं। तो जीनोटाइप भी यही बनेगा इसका और फिनोटाइप भी यही बनेगा, 1:2:1 वाला। और ये मेंडल के जो प्रभाविता का नियम था उसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि मेंडल के अनुसार तो अपने को क्या है कि 3 लाल प्राप्त होने चाहिए थे और 1 व्हाइट प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर 2 अपने को बीज का कलर गुलाबी रंग के प्राप्त होते हैं, तो इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या अपूर्ण प्रभाविता भी कहा जाता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब माता पिता दोनों का रक्त वर्ग ए बी हो तो संतानों का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी ब्लड ग्रुप जिनका होता है, चाहे पिता हो चाहे माता हो, ठीक है, तो इनका जो जीनोटाइप होगा वो आई ए और आई बी होगा, ठीक है, इसका भी आई ए और आई बी होगा। तो इनके जब अपने गैमीट बनाएंगे तो वही दो तरह के, आई ए और दूसरा ये बनेगा आई बी। इधर से भी दो तरह के, एक बनेगा आई ए और दूसरा बनेगा आई बी। तो जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? ए, ठीक है। जब इसका इसके साथ करवाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। जब ये करवाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। जब ये करवाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप आएगा बी। ए बी एंड ए बी तीन तरह की प्रोगेनी मिल सकती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है वो सटन एंड बोवेरी ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सटन एंड बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसोमी को दर्शाता है। तो भी अपने पीछे देखा था कि ट्राइसोमी जो होती है वो 2n+1 होती है, तो 2n+1 डी ऑप्शन में है। और अगर यहां पूछ ले अपने से कि टेट्रासोमी को दर्शाता है तो टेट्रासोमी में हो जाएगा 2n+2, ठीक है। तो यहां तो अपने पास हो जाएगा 2n+1 ट्राइसोमी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिज्म एक अनुवांशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। मंगोलिज्म इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर। तो जो अपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था उसी को मंगोलिज्म कहा जाता है, और ये होता है 21वें गुणसूत्र में। जब 21वें जो जोड़ी गुणसूत्र है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, उसी को मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की विशेषता वाला कैरियोटाइप है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए कैरियोटाइप ऑफ। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो मेल होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो मेल का जो अपने पास एक्स वाई होते हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम जो है लैंगिक गुणसूत्र, जब एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाएगा तो ये हो जाएगा XXY। तो ये डी हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, XXY। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाओं में होता है, जिसमें अपने ये बात की थी कि उनके अंदर 44 + X0 ये वाला पाया जाता है, 45 ही गुणसूत्र होते हैं। तो उनमें क्या क्या कैरेक्टर कैसे दिखाई देते हैं सिम्टम्स? तो उनका यूरेटर जो है वो स्मॉल होता है, ओवेरी जो है वो रुडिमेंट्री होती है, अंडर डेवलपमेंट ब्रेस्ट्स होती हैं, मतलब स्तन ग्रंथियों का पूरा स्तन का विकास नहीं हो पाता। तो ये सी भी सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोटाइप 2n+1 और 2n+2 की स्थिति कहलाती है। कंडीशन ऑफ ए कैरियोटाइप 2n+1 एंड 2n+2। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आप जो जवाब है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। आप किताब से कहीं से भी ये चेक कीजिए, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसका आंसर देने में। तो ये 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। 39 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मैंने तैयार किए थे। आप अगर बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लोगे और इनके आसपास के जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं तो एग्जाम में बहुत कम चांस रहेंगे कि इनमें से आपको बाहर से क्वेश्चन मिले, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए